तो वेलकम एवरीवन, और आज का बहुत ही खतरनाक टॉपिक करने के लिए तुम तैयार हो? ऐसा मुझे उम्मीद है। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम, जय हिंद। समराइजेशन शुरू हो रही है, बहुत ही बढ़िया। ये कौन है? जूली, स्नेहा, वेरी गुड, रिया, वेरी गुड। आज ज्यादा लोगों ने नहीं किया समराइजेशन, अच्छा बच्चा अवार्ड कम मिलेंगे, बट नेवर माइंड। ऑलराइट सर, बहुत ही बढ़िया सर, ग्रेट, वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नोटबुक में किया है, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। ड्रीम लाइफ ने भी किया है, मैंने तो देखा ही नहीं। ऑलराइट सर, सो एवरीवन जो नोट्स में कर रहे हैं उनको भी अच्छा बच्चा अवार्ड मिला जाएगा। ऑलराइट, एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। तो हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस स्टार्ट किया था, और ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का हमने लेजिस्लेटिव पोर्शन खत्म कर दिया था, बट एक्चुअली उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो दैट यू नो एक बार कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और इसको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। एवरीवन इज क्लियर और नॉट? ऑलराइट, तो अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो थोड़े लोगों को अपनी क्लास से बाहर भी निकालना जरूरी होता है। ओके, ऑलराइट, और कोई ऐसा जो मेरी क्लास में नहीं रहना? रहना चाहिए। ओके, फिल्टर आउट करना बड़ा जरूरी होता है। ओके, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते। आई लव डेमोक्रेसी, बट फिर डेमोक्रेसी दोनों तरफ से होती है ना। हाँ, ये बात भी। ऑलराइट, ओके, थैंक यू अनिकेत, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ऑलराइट, तो मुझे तुम्हें एज ए टोल्ड यू ये टॉपिक पढ़ाते टाइम बड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज इस टॉपिक में बहुत सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। ओके, और बहुत सारे एक्चुअली लीगल से भी ज्यादा जुरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ओके, थैंक यू मधुसूदन, गॉड ब्लेस यू। सो थोड़ा सा तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और ये बोरिंग है इन अ वे बिकॉज ये हेवी वेट है। ओके, बट और सबसे मजेदार बात है, ज्यादातर लोग इसको इग्नोर इसीलिए कर देते हैं, बट मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये टॉपिक कर लो, ताकि अगर यूपीएससी किसी दिन किसी एग्जाम में सरप्राइज स्प्रिंग करने लगे, ओके, कि यार इस बार तो ऐसा टफ क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, तो तुम लोग रेडी होने चाहिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो मेरा इरादा सिर्फ इसीलिए है कि मैं ये टॉपिक्स भी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी होता है यूपीएससी बिल्कुल ही एटम बॉम्ब फेंक देती है, ओके, गुगली बॉम्ब, तो उसके लिए हम तैयारी करें। एवरीवन इज रेडी और नॉट? ऑलराइट, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑलराइट, तो कल हमने स्टार्ट किया था, ग्रेट, थैंक यू स्नेहा, गॉड ब्लेस यू। सो एक हमने रिवाइज स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस। क्या स्टार्ट किया था? लेजिस्लेटिव रिलेशंस। हमने स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अब प्लीज ध्यान से सुन लो, मैं एक ही बार में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हें समझ में आना जरूरी है। और नहीं समझ में आएगा तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्लासेस में ये बात बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्लास में ये बात बोल रहा हूं कि अगर नहीं समझ में आया, बताओ यार, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, क्या हो गया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, मैं एक बार देख लो। पता, आई लव डेमोक्रेसी, बट वो बोरिस जॉनसन जब से रिजाइन किया ना, तब से मैं थोड़ा इमोशनल हुआ पड़ा हूं। ओके, अगर नहीं समझ तो एक बार मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। ओहो, आज तो सर बड़ा दिन है आज, मतलब एक बार, हाँ एक बार है। अरे आई लव डेमोक्रेसी, ऑलराइट सर, नेवर माइंड। सो ये है लेजिस्लेटिव रिलेशन। हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल 245। इसको ना प्लीज बोलचाल की भाषा में समझ लो। 245 के अनुसार होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तुम्हारी टेरिटरी कैसे डिवाइडेड है? किसकी टेरिटरी डिवाइडेड है सर? अरे बाबा, पार्लियामेंट की टेरिटरी कैसे डिवाइडेड है, और स्टेट लेजिस्लेचर की टेरिटरी कैसे डिवाइडेड है? ओके, पार्लियामेंट की टेरिटरी ऐसे डिवाइडेड है सर कि ये इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो होल ऑफ द स्टेट और
पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। अब तुम समझ में आ रहा है सर, ये तो ज्योग्राफिकल डिवीजन हो गया, समझ में आया या नहीं समझ में आया? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? ये तो सिर्फ ज्योग्राफी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। इसमें एक चीज और भी है सर, वो भी पता ही दो। अच्छा, उसमें ये है कि पार्लियामेंट कभी लॉ आउटसाइड इंडिया के लिए भी बना सकता है। हाँ सर, बना सकता है, बट वो जो भी बना रहा हो उसका डायरेक्ट टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए। डायरेक्ट टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए, वर्ड तुम्हें याद आ गया होगा। डायरेक्ट लेना देना होना चाहिए उस चीज का या उस एंटिटी का, उस कंपनी का हमारे देश के साथ। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। मैंने कल तुम्हें ओएनजीसी का एग्जांपल दिया था, और जो कल क्लास में ना आए थे कृपा करके उस क्लास को दोबारा अटेंड कर लीजिए। ये रिकैप हो रहा है। अब है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 जो है, वो जो आर्टिकल 246 है, ये सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है। ऊपर क्या लिखा था सर? ऊपर लिखा था टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये क्या लिखा है सर? ये है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। ओके, ये क्या है सर? सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। जो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है वो फिर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे सर? एक हमने बनाई है यूनियन लिस्ट, अच्छा, एक हमने बनाई है स्टेट लिस्ट, अच्छा, फिर हमने एक बनाई है कंकरेंट लिस्ट। यस सर। इसको, ये सर लिस्ट कहां बनी हुई है बेटा? ये सारी लिस्ट बनी हुई है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखोगे सर, हमने अपना टाइम ही नहीं सर, सारा दिन हमारे सर अभी पार्ट 3 आने वाली, कब देखें हम? अच्छा मत देखो फिर। कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट है, जिसे लिस्ट 1 बोलते हैं, लिस्ट 2 बोलते हैं, लिस्ट 3 बोलते हैं। यूनियन लिस्ट और यूनियन लिस्ट इज exclusively with the parliament. Okay. State list is exclusively with the state, and concurrent list is parliament as well as the state. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ये क्या हो गया सर? ये हो गया सब्जेक्ट मैटर डिवाइड। तो इधर हमने टेरिटरी के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, इधर हमने सब्जेक्ट मैटर। सर एक बात बताने भूल गए, क्या हो गया? कभी कभी कोई मैटर होता है जो सब्जेक्ट मैटर तो होता है, लेकिन वो गलती से इनमें से किसी लिस्ट में नहीं लिखा होता। ओहो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ऐसे मैटर्स को रेजिडुअरी मैटर्स बोलते हैं, और रेजिडुअरी मैटर्स हमेशा पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं इन इंडिया। इन इंडिया, इन इंडिया। यूएसए होता तो स्टेट्स की तरफ जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? क्वेश्चन आ सकता है। यूएसए होता तो स्टेट्स की तरफ जाते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अगर तुम्हें याद है, तो यही रेजिडुअरी मैटर्स जाते वाइसरॉय के पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये आप बोल रहे हो, मैं थोड़ा बोलता हूँ। ये लिखा है आर्टिकल 248। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो अगर तुम में से ऐसा कोई था जिसने कल का टॉपिक नहीं रिवाइज किया, तो अपन ने तुम्हारे लिए रिवाइज कर लिया। ओके, तो मैंने ये तुम्हें समझा दिया, अब तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, आज आपने मौका दे ही दिया तो एक और बार बोल देते सर। नहीं सर, ऐसा मत करो यार। आई लव डेमोक्रेसी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तो मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में ही समझा दिया है। हो सकता है तुम्हारे पास किसी के पास ऐसा हो जो कल टाइम ना मिला हो रिवाइज करने को। हाँ सर, कल हमारे पास टाइम नहीं था सर, कल हम पिक्चर देख रहे थे भूल भुलैया पार्ट 2। ओके, तो इसलिए हमने रिवाइज नहीं किया था, अब हमने रिवाइज कर लिया। एवरीवन हैज रिवाइज दिस और नॉट? वैसे हमारे पास बहुत टाइम होता सर, लेकिन हम आ रहे पार्ट 2 देख रहे थे। अच्छा, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया सर। सो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, और ये हो गया रेजिडुअरी पावर्स, ये हो गया आर्टिकल 248 के। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूं सर, अब सब डिवाइड हो गया, अब बताने की कोई जरूरत नहीं। तो कल ना तुम लोग जो पिक्चर देखने गए थे ना, हाँ, मैं भी घूमने गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं भी घूमने गया था। अच्छा, क्या बात? मैं यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत अच्छे से बरसात हो रही थी, मैंने सोचा एनवायरमेंट बहुत अच्छा हो गया, तो मैं एनवायरमेंट का रिसर्च करने घूमने गया। कहाँ पर गए थे? अरे यहाँ पर ही बाजू में एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां गया था। कहाँ पर? नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या सर, आपका डेफिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट काफी बोरिंग है सर। मतलब हद हो गई यार। मतलब बारिश का मौसम है, घूमने जाओ, मसूरी जाओ, नैनीताल जाओ, ये क्या है सर? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोई जगह घूमने की? हाँ यार, मैंने सोचा नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट घूम के आता हूँ। ओके, वहां पर पता करूंगा कि एनवायरमेंट आजकल कम ज्यादा क्यों हो रहा है। ओके, वेरी गुड सर। तो ठीक है सर, हमें ये पता चल गया कि व्हाट नॉट टू एंजॉय। ओके, ये बड़ा इंजॉयबल होता है। सो सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो जब हम सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तो उसको हम ऐसे समझते हैं। तो नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं बैठ के रिवाइज कर रहा था, तो मेरे को एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? ख्याल ये आया कि जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो भी, ध्यान से सुनो, जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन है बिटवीन आर्टिकल 245, 246, 248, 247 हट चुका है इसलिए 248,
ये जो कुछ भी 245 से लेकर 280 तक 48 तक के अरेंजमेंट है, ये चेंज हो सकता है। जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन है 245, 246, 248 के बीच में, ये चेंज हो सकता है। जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन है 245, 246, 248 के बीच में, ये चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? नंबर 1, इन नेशनल इंटरेस्ट। इन नेशनल इंटरेस्ट हम ये रिश्ता चेंज कर सकते हैं इन नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, फिर हम ये रिश्ता बदल सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओह, हम ये रिश्ता बदल सकते हैं अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करे। क्या करें? 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करे कि ये रिश्ता बदल डालो, हैं, ये रिश्ता बदल डालो, तो भी हम बदल सकते हैं। और ये हम रिश्ता बदल सकते हैं अगर हमने कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट किया जिसको निभाने के लिए हमें ये रिश्ता बदलना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हम ये रिश्ता बदल सकते हैं इन नेशनल इंटरेस्ट, हम ये रिश्ता बदल सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम ये रिश्ता बदल सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट बाय 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, हम ये रिश्ता बदल सकते हैं टू कंक्लूड और इंप्लीमेंट एनी इंटरनेशनल अग्रीमेंट। टिंग टोंग। नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? बताओ, मैं घूमने भी जाता हूं तो क्वालिटी साथ में चलती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो अगर मैं आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है इन, सब लोग चिल्लाएंगे, नेशनल इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला? इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर राज्यसभा को लगा, किसको लगा? इफ राज्यसभा को लगा कि नेशनल इंटरेस्ट में इट इज बेटर कि स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट के हवाले कर दी जाए। हो, स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट को दे दिया जाए। हाँ, ऐसा राज्यसभा को लगा। सर राज्यसभा कौन होता है? नादान परिंदे, राज्यसभा राज्य होता है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। अच्छा, वॉइस ऑफ द स्टेट्स होता है, मेरी आवाज। अच्छा, द वॉइस ऑफ द स्टेट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इफ राज्यसभा को लगा कि स्टेट लिस्ट ना भाई पार्लियामेंट को दे दो इन नेशनल इंटरेस्ट, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा। कौन पास करेगा? राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा। अच्छा, कौन सा रेजोल्यूशन? कितने मेजोरिटी से? ये मेजोरिटी कहलाएगी 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। बल्ले बल्ले सर, हमको याद आ गया। इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। कनेक्ट हुआ या नहीं कनेक्ट हुआ? ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सर। सब कुछ कनेक्टेड होता है। ऐसे दिल कर रहा है सारे के सारे वीडियोस को एक साथ लूप पे देख डालूं। देख लो बेटा, तभी पास होंगे, नहीं तो धमाकेदार एंट्रियां देख देख के ना बेटा धमाके बच जाएंगे जिंदगी के। ओके, फिर तुम जिंदगी, तुम्हारा मतलब यही हो जाएगा, सर मैं तो गॉगल्स खरीद के लाया था, 20-25 गॉगल्स मैंने खरीद लिए, बहुत स्मार्ट लगता था, लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ। पास करने के लिए बेटा वीडियोस देख डालो। 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से ये रेजोल्यूशन पास करेगा तो पार्लियामेंट के पास आ जाएगा स्टेट लिस्ट का वो सब्जेक्ट मैटर जो वो पास कर सकता है इन नेशनल इंटरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो नेशनल इंटरेस्ट इज आर्टिकल 249। सर ये प्रिंट काफी छोटी हो गई है, कोई बात नहीं, वो जो टाइप करने वाला होगा ना, ओके, वो इस टाइम पर जैसे सोच रहा होगा मिनिएचर राइटिंग करने को। ये राज्यसभा है और ये स्टेट लिस्ट को पार्लियामेंट के हवाले कर देता है। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? So this is Article 249 of the Constitution, which can hand over the state list in the hands of the Parliament in national interest. So अब पढ़ लो, power of the Parliament to legislate with respect to a matter in the state list in national interest. कभी कभी मेरे को ख्याल आता है कि मैं ना पढ़ा रहा होता, तुम 249 पढ़ रहे होते, तो तुम क्या करते? सर पहले तो हम 249 पढ़ते नहीं, हमारा दिन खराब चलेगा, हम 249 क्यों पढ़ेंगे? ओके, यहाँ तक तो बात ही ना आती, लेकिन फिर भी हम पढ़ते तो हम 2 बार बेहोश हो जाते। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this chapter, if the Council of States, if the Rajya Sabha has declared by a resolution, supported by not less than 2/3 members of present and voting, special majority under Article 249, that it is necessary in national interest that Parliament should make laws,
with any matter in the statelets, then it is okay for the parliament to make laws on the matter of that matter in the statelets. वाला ऐसा कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। मैंने तुम्हारे लिए सब्जेक्ट इजी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया। नॉट अ वर्ड मिस, नॉट अ वर्ड मिस देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood, not a word missed here and not a word missed there. पल्ले पड़ा या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood. सर वैसे आप लोग बहुत शाणे हो, क्या हो गया सर? नहीं मतलब आप लोग बहुत शाणे हो, एक बार नेशनल इंटरेस्ट बोलोगे और फिर जिंदगी भर हमारा जो स्टेट नेशनल इंटरेस्ट बना, जो भी आपने एक बार आपने पास कर दिया रेजोल्यूशन, अब तो सर हमारा स्टेट लिस्ट चला गया पार्लियामेंट के पास। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं होता। राज्यसभा का ये रेजोल्यूशन 1 साल के लिए ही फोर्स में रहता है। अच्छा, अगर सर उसके बाद है तो फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये 1 साल के लिए ही इन फोर्स रहता है ये रेजोल्यूशन, अदरवाइज इट हैज टू बी रीपास इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द पार्लियामेंट बीइंग एबल टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट। तो ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। So a resolution under clause 1 shall remain in force for such a period not exceeding 1 year as may be specified, that if so often as a resolution approving the continuous force is passed in the manner provided in clause 1, such resolution shall continue in force for a further period of 1 year from the date on which under this clause it would have otherwise been. Sir, ऐसे करते चलते हैं सर, ये खुद ही पढ़ लेंगे सर, हम खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ बेटा एक बार खुद पढ़ लो, ओके, और ग्लूकोज की ड्रिप लगा के पढ़ना। ओ सर, तो everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया? इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? इन पंक्तियों में कुछ बड़ी बात नहीं है। उन्होंने लिखा है कि ये रेजोल्यूशन 1 साल फोर्स में रहेगा, उस टाइम तक पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, और फिर अगर वो 1 साल एक्सपायर हो गया फिर से 1 साल रहेगा, फिर वो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यानी कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आया या नहीं? थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। तो किसी भी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने में बड़ी मेहनत लगती है, ओके, और तुम समझ ही सकते हो ये सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करना कितना मुश्किल होता है। अगर तुम एक एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो तुम कितनी मुश्किल करोगे। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज, और ये अच्छी भी बात है, इट इज, अगर ये मेहनत करने से तुम्हारा फायदा होता है, यू आर एबल टू राइट एन आंसर एंड यू आर एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। और उसके साथ साथ एक और भी होता है ना कि इससे तुम्हारा भी बड़ा फायदा होता है। क्यों सर? मतलब तुम्हारा नाम भी होता है, जैसे मेरा नाम भी इतना नाम होगा, क्यों? मेरे दुश्मन सिर्फ मेरा को कमेंट करने के लिए मेरी ही क्लास में अटेंड करके मेरी ही क्लास में आकर ये बोलेंगे कि सर आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते तो अच्छा हो, लेकिन आप शो ऑफ हो तो बेटा ओए होए, मतलब अकड़, मतलब क्या, मतलब कमाल करते हैं यार, मेरे से जलने वाले भी अपनी महफिल में मेरी बातें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। अपनी मेहनत इतनी करो, अपनी मेहनत इतनी करो माय फ्रेंड्स, इतने ऊंचे उठ जाओ अपनी लाइफ में, इतने ऊंचे उठ जाओ दैट तुमसे जो जल रहे हो ना, जो तुमसे तंग आ रहे हो ना, जो तुमसे दुश्मनी कर रहे हो ना, उस पर तुम हंस सको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? समझ में आया? तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम्हें हंसी आनी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो भगवान करे तुम लोग सक्सेस की उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे, तुम्हें उन पर हंसी आए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट इज यू कैन गिव टू योरसेल्फ इज कि तुम दुनिया पर हंसने लग जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो एक दिन मोदी जी ने इंटरव्यू दिया था, और मोदी जी ने इंटरव्यू में बोला कि हंसते हंसते उन्होंने बोला कि मैं ट्विटर और फेसबुक पे ना मेरे को रोज सुबह शाम लाखों गालियां देते, लेकिन मोदी जी उस पर हंस रहे थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, मैं इस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर हूं, ओके, और एक बार नहीं 2 बार, राइट? ही हैज रीच्ड द पिनिकल ऑफ दैट सक्सेस। अब वो इन लोगों से के ऊपर हंस सकते हैं, अब वो कंपटीशन में नहीं है, ही इज फार बियॉन्ड दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो भगवान करे तुम लोग भी जिस दिन तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे ना बेटा, जिस दिन तुम्हारा सिविल सर्विस का एग्जाम आएगा ना, जो तुम्हारे आसपास नेसेयर्स होंगे, जो ये बोल रहे होंगे क्या बेकार में पढ़ रहा है, क्या टाइम पास कर रहा है, क्या कितने, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गया, इससे अच्छा तो नौकरी कर लेता, ये सारा दिन किताबों में मुंह लेकर बैठा होता है, ये सारी बातें तुम सुन रहे होंगे, तुम में से कोई ना कोई ये बातें सुन रहा होगा। एकदम सुनना मत, क्या बोलना बोल ले बेटा, अभी जितना बोल ले, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, सबसे पहले लड्डू लेकर यही बाहर खड़ा होगा बंदा। अरे यार तेरे साथ चाय पीती यार, तू भूल गया क्या? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं?
तो इन लोग को बोलने दो अच्छे से। सोक्रेटिस बोलता था मैं आर्ग्यूमेंट करना तब शुरू करूंगा जब सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाएगा, पहले अपनी पूरी बात बोल देने दो। सोक्रेटिस का ये मेथड बड़ा फेमस था, लॉ में बड़ा यूज होता है। पहले सामने वाले को अपने सारे हथियार शो करने दो, बोलने दो उसको, बोलो और बोल बेटा, और बोल और बोल, रिजल्ट आएगा ना बेटा। एक एक बात पे हंसूंगा, लड़ूंगा नहीं, हंसूंगा। सो कसम खा लेना कि मैं उस दिन हंसूंगा या हंसूंगी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। लेट योर रिजल्ट स्पीक फॉर यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये हो गया सर नेशनल इंटरेस्ट। अगला सुनेंगे, अगला है सर इमरजेंसी। अगला क्या है सर? इमरजेंसी। सर पता है आपको क्या, इमरजेंसी में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। इमरजेंसी फिर इमरजेंसी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली, स्टेट लिस्ट पार्लियामेंट के पास चली जाती। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ on the subject matter of the state list. सर कुछ करना नहीं पड़ेगा? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा। Are you understanding? Article 250, power of the parliament to legislate with subject to उड़ी बाबो any matter of the state list। इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड, एक भी वर्ड नहीं मिस करने का। any matter अपने आप आ जाएगा। Parliament shall उड़ी बाबो while a proclamation of emergency in operation have the power to make laws for the whole or any part of the territory of India with respect to subject matter, any of the matters enumerated in the state list. Are you understanding this part? सर आपने फिर फायदा उठा लिया, इमरजेंसी लग गई, स्टेट लिस्ट परमानेंटली आपके पास चली गई। नहीं मेरा बच्चा, परमानेंटली नहीं गई, ये रहेगी इमरजेंसी। जो भी लॉ बनाओगे तुम इमरजेंसी के दौरान, सर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया मेरे सब्जेक्ट मैटर पर, अब मैं क्या करूंगा? चिंता मत कर बेटा, जिस दिन इमरजेंसी हट जाएगी उसके 6 महीने तक ही, उसके बाद के 6 महीने तक ही ये लॉ एक्टिव रहेगा। इन अदर वर्ड्स ये भी एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर एकदम समझ में आ गया। A law made by the parliament which the parliament would not, but for the issue of proclamation, have been competent to make to the extent of incompetency, cease to have an effect on the expiration of a period of 6 months after the proclamation has ceased to accept. Are you understanding this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? सर ये कितने टाइम तक रहेगा? 6 महीना। सबको समझ आ गया? सर 249 क्या था? टेम्पररी। 250 क्या था? टेम्पररी। Are you understanding this or not? बाबा समझ लो या नहीं समझ रहे हो? सर समझ रहे हो? Everyone has understood this or not? एक दिन मेरे को फोन आया है, किसका फोन आया सर? मेरे को एक दिन फोन आया, किसका आया? मेरे को फोन आया एक दिन स्टेट नंबर 1 का। अच्छा ये नोनू स्टेट नंबर 1 है, नोनू स्टेट है, छोटा स्टेट है। इसके बाजू में एक नोनू स्टेट नंबर 2 भी था। अच्छा दोनों ने मेरे को फोन किया, बोला हेलो सिद्धार्थ। मैंने कहा क्या हुआ? दोनों बड़े दुखी लग रहे हैं। कहते यार एक प्रॉब्लम है हमारे ना, एक कॉमन कोई प्रॉब्लम है हमारे यहाँ से, रोड कॉमन जाती है या रिवर कॉमन जाती है या हाईवे कॉमन जाता है या फॉरेस्ट कॉमन है, ऐसा कुछ है, तो हमको ना एक लॉ बनाने का है। मैंने कहा बनाओ ना भाई। बोले सिद्धार्थ समझता नहीं है, मैं लॉ बनाता हूं तो ये बोलता है भैया मैं नहीं मानूंगा, ये लॉ बनाता है तो मैं बोलता हूं मैं नहीं मानूंगा, बट लॉ तो बनाना है ना सिद्धार्थ। मैंने कहा हाँ, तो ये जो लॉ है ये स्टेट लिस्ट में है। मैंने कहा अच्छा, तो बोले क्या करे यार सिद्धार्थ, पता लॉ तो चाहिए ना, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये लॉ ना किसी और से बनवा लो। बोले मतलब? मैंने कहा तुम दोनों है ना रिक्वेस्ट करो कि इस सब्जेक्ट मैटर पर जो स्टेट लिस्ट में है ना, पार्लियामेंट को बोल दो, वो लॉ बना देगा। ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? तुमसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पार्लियामेंट उस वर्ड नहीं पकड़ रहे तुम लोग। नहीं सर हम पकड़ लिए, तुमने पकड़ेंगे। पार्लियामेंट इस सब्जेक्ट मैटर पर केवल ध्यान से सुना, इन दोनों स्टेट्स के लिए लॉ बनाएगा। बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ रहा है? ये लॉ स्टेट नंबर 3 पर नहीं चलेगा, स्टेट नंबर 4 पे नहीं चलेगा, स्टेट नंबर 5 पे नहीं चलेगा, स्टेट नंबर 6 पे नहीं चलेगा, केवल उन पर चलेगा जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया? डेविल लाइज इन द डिटेल मेरा बच्चा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? गलती मत करना। 2 or more than 2 states request
द पार्लियामेंट to make a law on the subject matter of the state list. हाँ सर, subject matter of the state list, of the state list, of the state list. तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकता है. It is competent to pass such a law. याद रखने वाली बात है, devil lies in the detail, कि ये जो लॉ बनेगा ये केवल इन रिक्वेस्टिंग स्टेट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा और किसी स्टेट पर एप्लीकेबल नहीं होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये कुठे लिखा है, कितने लिखा है? लिखा है आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय देयर कंसेंट एंड एडॉप्शन. सबको, इसी को मैंने सरल भाषा में लिखा है, उनकी रिक्वेस्ट पर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? If it appears to the legislature of 2 or more states to be desirable that any of the matters with respect to which the parliament usually has no power to make laws should be regulated in such states. Oh, any act so passed shall apply to such states. Are you understanding? जो रिक्वेस्ट करेंगे और अडॉप्ट करने को रेडी होंगे केवल उन पर एप्लीकेबल होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कहां चला गया मेरा डायग्राम? तो सुंदर डायग्राम बनाया था. सो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी रजामंदी से होगा. किससे होगा? रजामंदी. ओके, हिंदी देखो. ये तुम्हारी एडॉप्शन से होगा, ये तुम्हारे कंसेंट से होगा, जबरदस्ती नहीं हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? कहां चला गया? हाँ गया. सबको समझ में आया? अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं टॉपर्स बनना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे विल नॉट आस्क यू ऊपर से. अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी फुल डिटेल में पूछेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो पूछेगा ही नहीं. सर बहुत खुश हो गए दोनों स्टेट्स. क्या बात कर रहे हो? हाँ, दोनों स्टेट्स खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. क्या हो गया? अरे उनका लॉ बन गया ना सर, कॉमन लॉ बन गया. अच्छा, दोनों खुश है. तो दोनों ने मेरे को फोन किया, बोला सिद्धार्थ हमने ये लॉ बना दिया. मैंने कहा तुमने थोड़ा बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया. कहता हाँ, वो हमारी रजामंदी से बना है ना. मैंने कहा बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए. मैंने कहा क्यों? तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम होगी. बोले क्या? कल हो सकता है तुम्हें इस लॉ की जरूरत ना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि ये लॉ रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए. हाँ हम हटा देंगे. बेटा वेलकम द किंग ऑफ द जंगल. तुमने रिक्वेस्ट तो कर दिया, तब पार्लियामेंट ने लॉ तो बना दिया, लेकिन अब कभी भी तुम्हें इस लॉ को रिपील करना होगा ना बेटा, तुम नहीं कर सकते. ये रिपील भी पार्लियामेंट ही कर सकता है. ओ माय गॉड, समझ में आया या नहीं? पहले तुमने टाइगर के लिए घर में एंट्री तो कर दी, अब टाइगर आया तुम्हारी मर्जी से, टाइगर जाएगा अपनी मर्जी से. समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. तब तो तुमने टाइगर टाइगर करके बुला लिया उसको. टाइगर आजा, आना मेरे बच्चे, टाइगर आना मेरे घर में, मैं तेरी फोटो लूंगा, इंस्टाग्राम पे डालूंगा. ओके, कि हमारे घर में टाइगर आया. अब जब टाइगर को जाने का दिल करेगा ना बाबा, तभी जाएगा टाइगर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब तू इंस्टा पे बैठ सारा दिन. क्या बात करो सर? एनी एक्ट सो पास बाय द पार्लियामेंट may be amended or repealed by an act of parliament. Are you understanding this or not? But shall not be amended or repealed by an act of the legislature of the state. सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood. सर हम तो है ना सर इंस्टा ही डिलीट कर रहे हैं सर, हद ही हो गई. Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ा या नहीं? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना, ये सब रिक्वेस्ट पे होती है. Are you understanding this or not? सर हम नहीं बुला रहे टाइगर को. बुला लो बेटा, बुला लो. टाइगर आएगा लेकिन अपनी मर्जी से जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कभी कभी इंडिया को इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, कोई प्रोटोकॉल साइन करना पड़ता है, कोई कन्वेंशन साइन करना पड़ता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अग्रीमेंट तो यूनियन ने साइन किया. हाँ सर मोदी जी गए थे तब साइन करके आए, लेकिन वो जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है वो हो सकता है किसी सब्जेक्ट मैटर रिटन इन द स्टेट लिस्ट से टच कर रहा हो. हाँ सर हो सकता है कोई जमीन का मामला हो. हाँ सर लैंड जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट है, और आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर दिया कि इस लैंड को हम फला फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं कि वो वहां पर फैक्ट्री बना ले.
अच्छा लो सर, अब क्या एग्रीमेंट किसने साइन किया? यूनियन ने। लॉ कौन पास करेगा? यूनियन। सब्जेक्ट मैटर किसका है? स्टेट का। अब क्या करोगे? कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए है। अब उनको तुमसे पूछना भी नहीं पड़ेगा क्या बात कर रहे हो, आपको नहीं पूछेगा। अपॉन द पार्लियामेंट लॉ बना देंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये सही है बेटा, घर के अंदर की बात घर के अंदर, बाहर अपनी इज्जत का सवाल है बाबा। समझ में? आर्टिकल 51 ने क्या बोला था? दैट यू मस्ट ऑलवेज ऑनर योर एंड रिस्पेक्ट ट्रीटीज एंड ऑब्लिगेशंस। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो उसके लिए अपन मजबूर है। ओके, सो आर्टिकल 253 सेज legislation for giving effect to international agreements, notwithstanding anything, Parliament has the power to make any law for the whole or any part for implementing any treaty, any agreement, any convention, etc., 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 etc. कोई टेंशन नहीं है अपने को, अपनों को तुमसे पूछने का भी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तुम्हें ये क्वेश्चन भी आता है। 252 में रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट्स चाहिए होते हैं, 253 में हम तुम्हारी परमिशन भी नहीं लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें सब समझ में आ गया। 249 is with relationship to national interest, 250 is with relationship to emergency, 252 is with relationship to request by two or more than two states, और 253 is for international agreements. Are you understanding this or not? अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों घूमने गया था। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ेगा या नहीं पल्ले पड़ा सर? सो हमने क्या देखा सर? हमने देखा 249, 250, 252, 253। ओके, हमने ये देखा कि ये 245, 246, 248, 247 तो है नहीं, तो 245, 246 और 248 की जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसके एक्सेप्शन है। यस और नो? हाँ सर, उसके एक्सेप्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? और तुम्हें पता भी नहीं चला मैंने तुमको कहां से कहां तक के सारे टॉपिक्स पढ़ा भी दिए। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आया या नहीं समझ में? सर आगे चलते हैं। वैसे ये प्रीति जी ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। एक्चुअली इससे ये भी समझ में आ रहा है कि वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। ये सब कनेक्शंस क्या करो, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर हमको सब समझ में आ गया है, हम बहुत चैंपियन हैं। Everyone has understood this point. अब मेरी बात ध्यान से सुनो। Everyone, I need 1235% of attention. सर इतना ज्यादा? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा। ओके, सो मुझे ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी एक तो चाय आधी खत्म हो गई है, तो फिर भी मैं कोशिश कर लूंगा कि किसी तरह से तुम्हें समझा दूं। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उस वर्ड को बोलते हैं रिपग्नेंसी। क्या बोलते हैं सर? रिपग्नेंसी। क्या बोलते हैं सर? अरे सर रिपग्नेंसी, यार हद ही हो गई है। ओके सर, सो अब हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिपग्नेंसी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो दो तीन वर्ड्स है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड। कितने लॉज है, कितने सब्जेक्ट मैटर है? सर सब्जेक्ट मैटर बहुत सिंपल है सर, सब्जेक्ट मैटर की कोई टेंशन ही नहीं। एक सर स्टेट लिस्ट होती है, एक सर यूनियन लिस्ट होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मैं पहले इसको नॉर्मल साधारण भाषा में पढ़ाता हूं, फिर मैं तुम्हें उसका टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ाता हूं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें इसका रीजन बताऊं, और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज ये प्योर लॉ हो गया। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने एक लॉ बनाया, ये कौन है? पार्लियामेंट। ध्यान से सुनना, ठीक है? येलो लॉ पार्लियामेंट का लॉ, ठीक है? और ये किसका लॉ है सर? ये लॉ स्टेट का लॉ हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, ओके? सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, ओके? टेक अ डीप ब्रेथ। मैं कौन से आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं? मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं 249, 250। सब लोग अपने अपने नोट्स देख लो। हाँ सर देखिए, फटाफट देख लो। मुझे मालूम है तुम्हें ये टॉपिक बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो तुमको बचपन से किसी ने नहीं पढ़ाया, इसलिए तुमको थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ। 249 देख लिया, 250 देख लिया? देख लिया? हाँ सर हमने देख लिया। देख लिया? देख लो, पहले 15 सेकंड देख लो। हाँ सर। सर ऐसा बात नहीं है, हमारे स्कूल में सिविक्स में 100 में से 100 आते थे।
बेटा स्कूल का तो नाम ना लेना बेटा। ओके 249 में क्या हुआ? 249 में ध्यान से सुनना, 249 में पार्लियामेंट ने नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना दिया। सर ये तो हाइब्रिड हो गया, मिक्सचर हो गया। यस और नो? पार्लियामेंट ने स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हाँ सर, इन नेशनल इंटरेस्ट। यस और नो? सर 250 में भी ऐसा ही होता है, पार्लियामेंट ने स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बना दिया। यस और नो? अरे हाँ सर, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये हुआ इमरजेंसी के दौरान, ये हुआ नेशनल इंटरेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान के चलो ये सब कुछ हो रहा है 2022 में, 2022 में जुलाई में, ठीक है सर। इस सब्जेक्ट मैटर का नाम दे देते हैं, इस सब्जेक्ट मैटर को बोल देते हैं एक्स, ठीक है। सपोज लैंड बोल देते हैं, ठीक है, लैंड सब्जेक्ट मैटर है जो कि स्टेट लिस्ट पे है। आज किसने लॉ बना दिया? सर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करो। डू यू रियलाइज कि ऐसा हो सकता है? बेटा इतना सिंप्लीफाई तुम्हें स्कूल में ट्विंकल ट्विंकल भी नहीं किया था। सुनो, अब क्या डू यू रियलाइज कि ऐसा हो सकता है? इनफैक्ट बहुत हाई चांसेस है कि ऐसा 100% हुआ होगा कि ये सब्जेक्ट मैटर पर, लैंड पर, इस स्टेट ने 2021 में, 2020 में या उससे भी पहले एक लॉ बनाया होगा। हाँ सर, हमें क्या मालूम था एक दिन आप ऐसी हरकत करोगे? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर कैसी बात कर, हमें क्या मालूम था आप एक दिन 249 250 लाओगे? हम तो पहले से लॉ बना ही रहे थे। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? यस सर, सर बना हुआ। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? अब प्रॉब्लम ये हो गई है सर, हमने तो 2021 में भी लॉ बनाया हुआ था। किसने बनाया हुआ था? सर स्टेट ने बनाया हुआ था ना। हमारा पहले से उस सब्जेक्ट मैटर पे एक लॉ था, उसका नाम रख लेते हैं ओके 21 लॉ। आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया 22 लॉ। 22 लॉ किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। 21 लॉ किसने बनाया? स्टेट ने। समझ में आया? मैंने दोनों लॉ को बाजू बाजू में देखा, ऐसे दोनों को, क्या हो गया? ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रही है, ये कुछ और बोल रही है। ये बोल रहा है जमीन पर पेड़ उगाओ, ओके, ताकि अच्छी हवा हो, यहां पर कंस्ट्रक्शन मना है। ये बोल रहा है थोड़े बहुत पेड़ हटाओ, ओके, अपने को रोड बनाने की। तो रोड बननी है कि नहीं बननी? पेड़ कटना है कि नहीं कटना? इसी को बोलते हैं रिपग्नेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एक बोल रहा है करो, एक बोल रहा है डोंट डू इट। आर यू अंडरस्टैंड? एक बोल रहा है डू इट, एक बोल रहा है डोंट डू इट। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पापा बोलते हैं कि पापा सुबह सुबह बोलते बेटा 4 बजे उठा करो, ओके, सुबह सुबह उठो पढ़ाई करो। दोस्त बोलते हैं बेटा 4 बजे सोया कर भाई, 4 बजे तक पढ़ा कर। समझ में नहीं आ रहा 4 बजे करना क्या है? जब डायरेक्टली एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं रिपग्नेंसी। समझ में आ रहा है या नहीं? सर मैं कहां जाऊं सर? दोस्त बोलते हैं, ठीक वही बोलते हैं, वो डायरेक्ट ट्रेन एक दूसरे से टकराई है। पापा बोलते हैं 4 बजे उठ जाया कर, दोस्त बोलते 4 बजे सो जाया कर। करूं क्या मैं? सर अब प्रभात ने इंटेलिजेंट बात बोली, बोला सर पापा की बात सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस केस में भी पार्लियामेंट है ना, हमारे पापा है। हाँ, पार्लियामेंट की बात सुनो। मतलब इन केस ऑफ कनेक्शन, देखो आप कनेक्शन आते हुए, रेडी रेडी, इन केस ऑफ एनी रिपग्नेंसी, पॉइंट नंबर 1। देखो मैं तुम्हें इतना टफ आर्टिकल बिल्कुल बच्चों की तरह, हमकी टमकी की तरह सब सिखा दूंगा। इन केस ऑफ रिपग्नेंसी between a law passed by the state and a law passed by the parliament during the use of 249 and 250, always the parliamentary law will prevail. बात समझ में आई या नहीं? Everyone has understood this part. सबको समझ में आया या नहीं? पापा की बात सुन ले बेटा, घर से बाहर जाएगा। Are you understanding this or not? In case, सर क्या हो गया? रुको सर, थोड़ा भारी आवाज में बोलने दो। We are a quasi-federal state with a unitary state. बात समझ में आई या नहीं?
If there is an inconsistency, ध्यान से सुनो, inconsistency between laws made by parliament, तुम्हारे मन से चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ ही रही होगी, इतना कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल तुम्हें इतने इजीली समझ में आ रहा होगा. Inconsistency between laws made by parliament under article 249 and 250 and laws made by the legislature of states. Oh, are you understanding? If any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by parliament, then always the law made by the parliament shall prevail. बात समझ में आई या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? अरे सर बताओ, हद भी होगी. इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन. आइयो ना, इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड. समझ लो कि नहीं समझ लो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो सबको समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. अब कौन आएगा सर? अब आएगा ये. क्या है सर? ये कौन है सर? डेविल. सर इतना क्यों डेविल कौन होता है सर? डेविल लाइज इन द डिटेल. अच्छा ओके, अब तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है इससे. ओके, क्वेश्चन क्या आएंगे सर? क्वेश्चन आएंगे फॉलोइंग. ओके सर, क्वेश्चन क्या आएंगे? डेविल लाइज इन द डिटेल. ओके, डेविल लाइज इन द डिटेल के क्वेश्चन क्या आएंगे? मान के चलो, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पढ़ेंगे, समझना है? सो पार्लियामेंट ने लॉ कब बनाया सर? 2022 में. ओके, उसी सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट ने कब लॉ बनाया सर? स्टेट ने लॉ बनाया 2021 में. तो कौन जीतेगा? कौन जीता? कौन जीता? कौन जीता? कौन जीता सर? कौन जीता? किसका लॉ जीतेगा? विच लॉ विल प्रिवेल सर? पार्लियामेंट का लॉ. सबको समझ में आया या नहीं समझ? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? सर 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 ये नहीं, क्वेश्चन चेंज हो रहा है. हमारे पास क्वेश्चन अलग है. उसी सब्जेक्ट मैटर पर 2021 में नहीं लॉ बना हुआ था. अच्छा, पार्लियामेंट ने कब लॉ बनाया? 2022 में. और स्टेट को गुस्सा आया. स्टेट ने 249 और 250 खत्म होने के बाद, अच्छा बाद में, हम बाद में बदला लेंगे. बाद में बदला ले रहे हो, क्या हो गया? हम 2024 में स्टेट उसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाएगा. अच्छा, और ये सब्जेक्ट मैटर फिर से ये लॉ रिपग्नेंट होगा टू 2022 का पार्लियामेंट्री लॉ. लेकिन हमने बनाया लेटेस्ट हमने बनाया. हमारे पास लेटेस्ट फैशन है. अब किसका लॉ जीतेगा? अब किसका लॉ जीतेगा? ज्यादा आवाज मत कर. आगे पार्लियामेंट का जीतेगा. ये क्या मैंने खेल? ये क्या है यार? पहले बनाओ बाद में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना. वी आर क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी. पापा की बात सुनने की, चाहे दोस्त पहले बोले चाहे दोस्त बाद में बोले. अच्छा, ओहो, समझ में आ रहा है या नहीं? It is very very clear. The law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the state legislature, समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this part. So तुम्हें यूपीएससी घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम क्या बोलोगे कि अपुन है टीम से लाइव. अपुन को घबराने का नहीं. Whether the law is made before और आफ्टर. बेटा ऐसे बनते हैं टॉपर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टाइम पास करके सिर्फ यूपीएससी की एग्जाम दी जा सकती है. 1 घंटा लग गया मुझे, अभी तक लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है. मुझे वो टीचर दिखा दो जो ये काम करके दिखा दे. ओके, मैं उसको स्पेशली घर बुलाऊंगा कॉफी पिलाने के लिए, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन 1.5 घंटे में इतनी डिटेल में पढ़ा दे. मुझे उससे जरूर मिलवाना. ओके, तो क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान हो जाता है कि हाँ ना बहुत अपनी तारीफ करता है. मैं तारीफ 2 बार करूंगा. मेहनत करते हैं इफेक्टिवली तो तारीफ करनी भी बनती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो याद रखना, द डेविल लाइज इन द डिटेल. तुम्हें क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाएगा. पार्लियामेंट पासेस अ लॉ बिफोर द स्टेट पासेस अ लॉ. ओके, और पार्लियामेंट पासेस अ लॉ आफ्टर, राइट, द स्टेट पासेस अ लॉ. दोनों ही केस में, किसी भी केस में क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी. ये कहां लिखा हुआ है सर? ये जो आपने पूरी कहानी सुनाई, ये आर्टिकल 251 में लिखी है. 251 ओके, तुरंत आता है आफ्टर 249 एंड 250. तो 49 के तुरंत बाद आता है 50 और 50 के तुरंत बाद आता है 51. ये आपने सर काफी ज्ञानवर्धक बात बताई कि 49 के बाद आता है 50 और 50 के बाद आता है 51.
अच्छा, ये आपने काफी ज्ञानवर्धक बात बताई है सर। इसके लिए आपको 2 नोबेल प्राइज के लिए मनोनीत किया जाता है। हाँ तो ये सो 251 किससे डील कर रहा है? 251 डील कर रहा है 249 और 250 से ही ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पल्ले पड़ गया या नहीं समझ? अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं आखिरी आर्टिकल। ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? दिख ही नहीं रहा मेरे को, पता नहीं कहां चला गया। मैं देखता हूं, रुको। ये लिखा तो है लेकिन उसका स्क्रीनशॉट नहीं। रुको मुझे 2 मिनट दो। लेट्स टेक अ ब्रेक। आई वांट टू शो यू द आर्टिकल। तो लेट्स टेक अ ब्रेक। मैं तब तक इसको अपलोड कर देता हूं। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तब इफेक्टिव हो जाता है। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। 251 तब इफेक्टिव हो जाता है जब 249 और 250 के बीच में के दौरान कोई भी तुमने लॉ बनाया। तुम कौन सर? हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसी सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट ने भी लॉ बनाया। हाँ सर, या तो पार्लियामेंट के लॉ बनाने से पहले बनाया, बिफोर, या पार्लियामेंट के लॉ बनाने से बाद में बनाया, ओके, आफ्टर। दोनों ही केस में सर चिंता की जरूरत नहीं, पार्लियामेंट का लॉ ही माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी। जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है। रिपग्नेंसी का मतलब क्या होता है नॉर्मल भाषा में? जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्शन है, जिस पॉइंट, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा लॉ दूसरे से टकरा जाएगा। जिस पॉइंट पे इनकंसिस्टेंसी है, जिस पॉइंट पे देयर इज एक साइड पे बोला जाता है यस और दूसरी साइड पे बोला जाता है नो, उस पॉइंट पर हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ गई? ये हो गया 251 की कहानी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? अब ध्यान से सुनो और गेम इज ओवर। अगर तुमने ये समझ लिया, तुम बहुत आगे निकल गए तुम्हारे कंपटीशन से। तुम्हारे कंपटीशन को सपने में भी नहीं आएगा कि ऐसे टॉपिक्स भी है। ओके, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। एंड आई डोंट ब्लेम देम आल्सो बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी साधारण स्टूडेंट टू डू इट बाय देमसेल्फ। इट इज अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार आर्ग्यू होता है। ओके, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज 254 सेइंग। नाउ इसको मैं साथ में ही लिख रहा हूं ताकि तुम्हें डायरेक्ट कंपैरिजन हो, क्योंकि थोड़ी सी हमारी समझदारी में एरर आ जाता है जैसे मैं स्लाइड बदलता हूं। 254 भी इसी तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहा है, लेकिन वो 249 250 से नहीं डील कर रहा। वो एक ऐसी सिचुएशन में डील कर रहा है जब इनकंसिस्टेंसी हो। अच्छा, पार्लियामेंट्री लॉ के बीच में और स्टेट लॉ के बीच में। सर क्यों होगी? क्यों इनकंसिस्टेंसी होगी? सेम सब्जेक्ट मैटर पे क्यों इनकंसिस्टेंसी होगी? नादान परिंदे भूल गए क्या? क्या हुआ? एक कंकरेंट लिस्ट है ना। हाँ, कंकरेंट लिस्ट पे तो दोनों लॉ बना सकते हैं। साधारण तौर पे कंकरेंट लिस्ट इज ओपन बोथ टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द स्टेट। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सेम सब्जेक्ट मैटर एक हादसे की वजह से हुआ। हाँ सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि भाई तुम दोनों ही लॉ बना सकते हो। तो पार्लियामेंट को मैंने फोन किया, पार्लियामेंट बोला सिद्धार्थ मैं बनाऊंगा एजुकेशन पर लॉ। मैंने कहा क्यों? बोले कंकरेंट लिस्ट में आता है। स्टेट बोला मैं बनाऊंगा एजुकेशन पे लॉ। मैंने कहा क्यों? तो कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है। पार्लियामेंट बोला मेरी बारी मैं बनाऊंगा। स्टेट लॉ बोला मेरी बारी मैं बनाऊंगा। मैंने कहा तुम दोनों ईगो क्यों लड़ रहे हो यार? बोला प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब पार्लियामेंट्री लॉ कुछ और बोलेगा उसी सब्जेक्ट मैटर पर और स्टेट लॉ कुछ और बोलेगा उसी सब्जेक्ट मैटर पर। पार्लियामेंट बोलेगा करो, ये बोलेगा ना करो। पार्लियामेंट बोलेगा ना करो, ये बोलेगा करो। सर फिर से हो गई रिपग्नेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन 254 एंड 251? 251 एक वजह से होता है।
ये एक हादसा है, ये नॉर्मल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? सर हादसा हो या नॉर्मल हो, हमारे साथ तो वही हुआ ना, फिर से रिपग्नेंसी आ गई। चिंता नहीं करने की, क्या हुआ, चिंता नहीं करने की। कंकरेंट लिस्ट है, हाँ, सब्जेक्ट मैटर है, हाँ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, हाँ, पार्लियामेंट ने लॉ पहले बनाया, अच्छा, या पार्लियामेंट ने लॉ बाद में बनाया, अच्छा, स्टेट लॉ से, हाँ, रिपग्नेंट है, हाँ, हाँ, फिर कौन जीतेगा? पार्लियामेंट जीतेगा। ये क्या बात है, तुम भूल गए क्या? क्या वी आर क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिट टेरिटरी? मैंने खेला सर, ये क्या बात हुई? पहले को मैंने खेला, कंकरेंट लिस्ट में भी वही जीतेगा, हाँ वही जीतेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर मैंने खेला सर, ये कैसी बात है सर? मैंने खेला, ओहो सर ये मैंने खेला, ये क्या पार्लियामेंट जीता? वेदर बिफोर और आफ्टर, ओके, द स्टेट लॉ, जो भी लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट का माना जाएगा। मैंने खेला सर। तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा है तुमको? क्या याद आ रहा है तुम्हें? देखो कनेक्शन, देखो कनेक्शन, तुम लोग 2 बार चक्कर खा के गिनोगे, ध्यान से सुनना, देखो तुम्हें याद आ रहा होगा। वो भूली दास्तां जो फिर याद आ गई। If the governor believes that the bill passed by the state is such a bill that is against the existing powers of the union, it is violating the constitution, it is against DPSP, it is against the existing powers of the union, it is against the interest of the people and the country as a whole, if it endangers the position of the high court in the state. याद आ रहा है या नहीं? इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल। समझ में आ रहा है? ये साधारण लोगों के किस्मत में ऐसा पढ़ना नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगेंस्ट द पावर ऑफ द यूनियन, गवर्नर साहब यूज करेंगे आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस बिल को भेज देंगे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कनेक्शन देखा या नहीं देखा? प्रेसिडेंट साहब इसको भेज देंगे टू द पार्लियामेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और पार्लियामेंट को अगर लगा करेक्ट 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 करेक्ट, ओके, पार्लियामेंट को लगा करेक्ट, जस्ट वन सेकंड, अगर पार्लियामेंट को लगा कि करेक्ट, यू आर करेक्ट 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 करेक्ट, ओके, गवर्नर साहब आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, ये बिल हमारे खिलाफ है, तो वो प्रेसिडेंट साहब को क्या बोलेंगे? वो प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे कि गवर्नर साहब को बोलो ये बिल वापस भेज दे। सर आर्टिकल 201 आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कुछ कनेक्शन हुआ? देखो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे कनेक्ट हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये हो नहीं सकता, क्या नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट एक ही टॉपिक पे लॉ बनाए और स्टेट उसी टॉपिक पे लॉ बनाए और दोनों रिपग्नेंट हो, ओके, दोनों रिपग्नेंट हो, तो वो जो रिपग्नेंसी है, ओके, वो रिपग्नेंसी है, उसमें हमेशा पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब एक पॉइंट समझो, सब लोग समझे? पार्लियामेंट बड़े दिल वाला है। कौन सा पिक्चर बड़ी अच्छी थी, बड़े दिल वाला, ध्यान से सुनो, पार्लियामेंट बड़े दिल वाला है। कभी कभी स्टेट के जिस लॉ पर इल्जाम है, ध्यान से सुनो, पार्लियामेंट बड़े दिल वाला है, रिपग्नेंसी नोट हो गई है और वो लॉ पार्लियामेंट की कंसिडरेशन में है। पार्लियामेंट कभी कभी बोल सकता है यार जाने दो, यार जाने दो, जाने दो, तुम जीते बस। ऐसा करते हैं ना, कभी कोई बड़े भाई बोलते हैं अच्छा बेटा तू जीता, बस चल तू जीता, ठीक है चल, हम कंसिडर करते हैं और तेरे लॉ को कंटिन्यू करने देते। क्या बात कर रहे हो? हाँ तू जीत, जा जा तू जीत। मेरा भाई हमेशा मेरे को बोलता था, मैं ना उसको हमेशा बोलता था कि भैया जब तक मेरे 50 रन नहीं बनेंगे ना तब तक मेरी बैटिंग होगी। तो भैया है ना मेरे को बोलते थे भैया इसके बनने दो, नहीं तो ये है ना बैठने नहीं देगा, यू अंडरस्टैंड, तुम इसकी तो कुछ और किसी कुछ काम नहीं करने देगा। तो मैं बोलता था मैं आउट हुआ तो भैया मेरे को आउट ही नहीं करते थे। भैया बोलते थे जा खेल, तू मार यार, चौके मार, छक्के मार, तू बना ले 50 रन बस, फिर मेरे को तो फुर्सत होगी, मैं तो जाऊं अपनी बाइक पे। तो वैसे ही ना पार्लियामेंट कभी कभी है ना स्टेट को बोलता भाई तू जीता, जा तेरा लॉ कंटिन्यू होगा। अच्छा फिर ये तो मजे हो गए सर, अरे पार्लियामेंट बड़े दिल वाले, लेकिन पार्लियामेंट का बड़ा दिल जरूरी नहीं है कि हमेशा रहे। मतलब सो इन केस ऑफ रिपग्नेंसी द पार्लियामेंट मे अलाउ द स्टेट लॉ टू कंटिन्यू। फिर मौसम का क्या है, आज गर्मी कल सर्दी, हाँ हो सकता है
कि ये लॉ कंटिन्यू होने के बाद एट अ लेटर स्टेज पार्लियामेंट को गुस्सा आ गया स्टेट पर। अच्छा, फिर पार्लियामेंट फिर से एक लॉ बनाएगा जो कि इस लॉ के रिपग्नेंट होगा। ये क्या बात हो रही है यार? और इस बार पार्लियामेंट बड़ा दिल नहीं दिखाएगा। द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट विल प्रिवेल। मैं नहीं खेल रहा सर, ये जबरदस्ती हो गई है सर। बेटा जबरदस्ती नहीं, वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनियन टेरिटरी। सबको समझ में आया या नहीं? अब तुम आराम से देखो और तुम्हें ये आर्टिकल समझ में आएगा और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना हार्डवर्क कर रहा हूं। थिंक अबाउट दिस। इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज made by the parliament and laws made by the legislature of the states. If any provision of a law made by the legislature of a state is repugnant to any provision of a law made by the parliament, which parliament is competent to enact, or any provision of any existing law with respect to any of the matters in the concurrent list, the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the state, the law made by the parliament shall prevail, and the law made by the legislature of the states will be void. Voila! Not a word missed there, not a word missed there. वाह, मेरे दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। बेटा तुम नोटिस करो, I did not miss a single word here. Oh my God, are you understanding this or not? So simplification भी आती होगी. Everyone has understood this or not? अब कंटिन्यू करो. Okay, मैंने वो devil lies in the detail भी तुमको पढ़ा दिया है. क्या सर? Devil lies in the where a law made by the legislature of a state. ध्यान से सुनना. With respect to any of the matters enumerated in the concurrent list, repugnant to an earlier law made by the parliament, is so made by the legislature of the state. ध्यान से सुनो. If it has been reserved for the consideration of the president and receives his assent, यानी कि पार्लियामेंट उसको माफ कर रहा है, then the state law will continue. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन? अरे हाँ सर, सर बड़े भैया ने माफ कर दिया, माफ कर दिया सर, बड़े भैया ने माफ कर दिया सर, माफ कर दिया। लेकिन बड़े भैया है ना, जब मर्जी गुस्से में भी आ सकते हैं। क्या सबने देख लिया ये पार्ट? अब देखो, हाँ सर माफ कर दिया, बड़े भैया गुस्से में भी आ सकते हैं थोड़े टाइम बाद। नथिंग इन दिस क्लॉज shall prevent the parliament from enacting at any time on the same subject matter to repeal, amend or change the law made by the legislature of the state. मतलब भैया गुस्सा आ गए तो बाद में इसी लॉ को रिपग्नेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं? बेटा ओए होए, कौन पढ़ाता है ऐसा और कौन पढ़ेगा ऐसे? मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? और तुम्हें खुशी की बात यह है कि मैंने तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया। मैंने लेजिस्लेटिव रिलेशंस में सारे आर्टिकल्स करके दिखा दिए। क्या बात कर रहे हो सर? कैसी बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ाया सर, पढ़ाया। ये था टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये था सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। 247 नहीं है। 248 हमने पढ़ा दिया रेसिडुअरी मैटर। 249 हमने पढ़ लिया नेशनल इंटरेस्ट। 250 हमने पढ़ लिया इमरजेंसी। 251 हमने पढ़ लिया अगर 249 और 250 के बीच में कोई रिपग्नेंसी हो। 252 हमने पढ़ लिया with regards to request by 2 or more than 2 states, yes or no. 253 हमने पढ़ लिया with respect to international agreement, and 254 पढ़ लिया हमने with respect to inconsistency in case of concurrent list. Voila! इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में और कुछ नहीं लिखा। गेम इज ओवर। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood the song. सबको समझ में आया? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा दिया सर आपने, अब कहां जाएंगे?
सबको समझ में आया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? थैंक यू अलका, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नीलम, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया सर, आगे चलेंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस। एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ठीक है। ओके, यू टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक आदमी दूसरे आदमी पे आया, एक आदमी दूसरे आदमी को मिला और ओके, वो बोला कि मेरे भाई और मेरे बहन में बड़ा कॉमन ये होता था, ये लड़ाई है। तुम्हारे भी भाई बहन में लड़ाई होती थी। मेरा भैया, मेरी दीदी मेरे पास बहुत बार आती थी, बोलते थे, मेरी बहन बोलती थी, भाई तू है ना मुझे प्यार नहीं करता। हाँ, ये भाई बहनों को भाइयों से बड़ा एतराज होता है। ओके, हाँ, ये बहनों को ऐसा होता है, सिस्टर्स को हमेशा होता है कि भाई उससे ज्यादा से ज्यादा प्यार करे। तो मेरी सिस्टर में बता देते, बोलते भाई तू मुझसे ना प्यार नहीं करता। तो मैंने उसको एक लाइन बोली, तो गालिब साहब को भी ऐसे लाइन, तो गालिब साहब ने बोला कि जान तुझ पर निसार करता हूं, जान तुझ पर निसार करता हूं, जान तुझ पर, मैं अपनी जान तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है। आय हाय, हाय यू अंडरस्टैंड? तू प्यार प्यार की बात करती है। ओके, मैं तुझ पर जान निसार करता हूं, तू मेरी बहन है, मैं तेरे लिए जान देने को तैयार हूं, तो मैं तुझ पर जान निसार करता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जान निसार। ओके, आई गिव यू, आई डेडिकेट माय लाइफ टू माय सिस्टर। वेरी गुड। तो मेरी सिस्टर ने बड़ी बोली है, बोले भाई लेकिन तूने ये नहीं बोला कि तू मुझसे प्यार करता है। मैंने कहा तू नालायक है क्या, तेरा आईक्यू कम है क्या, समझ में नहीं आ रहा? मैं तुझ पर जान निसार करता हूं यार। ओके, बोले भाई लेकिन तुमने सीधा, मैंने कहा यार तू ना समझती नहीं है, जब मैं जान निसार बोलता हूं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, तो उसका पिथ एंड सब्सटेंस का ये है कि मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। क्या है उस जान निसार का मतलब? ये है, भावार्थ ये है। मेरी बहन बड़ी देर बोली है, बोली सिद्धार्थ तू है ना मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड बात में मत बोला कर, सीधा बोला कर कि बहन मैं तुझे प्यार करता हूं। मैंने कहा तेरे से नहीं समझ में आएगा, तेरे को नहीं पल्ले पड़ेगा, तू जा यहां से, तेरे को यही नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? द रियल एसेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? सो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में रियल मीनिंग देखना होता है। क्या देखना होता है सर? रियल मीनिंग। क्या देखना होता है सर? रियल मीनिंग। तो एक दिन पार्लियामेंट आया भागते हुए, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट माय लॉर्ड, ये जो लॉ है ना, ये ना रिपग्नेंट है, ये जो स्टेट का लॉ है ना, ये रिपग्नेंट है, क्योंकि एक जगह पे यहां लिखा हुआ है नो, एक जगह पे यहां पे लिखा हुआ है यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसलिए रिपग्नेंट है माय लॉर्ड, रिपग्नेंट है, ये रिपग्नेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वर्ड्स पे मत जाओ, मीनिंग समझो। कोई भी दो लॉ रिपग्नेंट तब कहलाएंगे जब वो एक्चुअली एसेंस में एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। गलती से एक जगह पे यस और एक जगह नो लिखा हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू हैव टू इंटरप्रेट द होल लॉ। सो पिथ एंड सब्सटेंस मींस द ट्रू नेचर ऑफ लॉ. The real subject matter is challenged, not its incidental effect on another field. Doctrine is very very important कि स्टेट का क्या स्फीयर है, यूनियन लेजिस्लेचर का क्या स्फीयर है, ये एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, लेकिन आपको ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पता होना चाहिए। अगर गलती से बोलेंगे यार इधर पेड़ काट दो उधर पेड़ मत काटो, मे नॉट बी रिपग्नेंट। आपको देखना पड़ेगा कहीं ऐसा लॉ तो नहीं है जो एक एंटी एनवायरमेंट हो, एक प्रो एनवायरमेंट हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब तक एक दूसरे से कंप्लीटली इन एसेंस एंड मीनिंग एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो, तब तक हम लोग रिपग्नेंट वर्ड नहीं यूज करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज यूज्ड वेयर? तो ज्यादा तुम वकील तो हो नहीं, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसके आगे सिर्फ इतना समझ लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस इज used by the Supreme Court or by the judiciary to check for repugnancy. It means to analyze the true nature of law and not its incidental effect on another field. बात समझ में आई या नहीं आई? Everyone has understood this or not?
और ये किसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आया था। तो अगर तुम्हें ज्यादा याद रहेगा तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने ये सबसे पहले यूज किया था इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा केस, जिसमें पिथ एंड सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके रिपग्नेंसी को डिफाइन किया गया था। तुम इतना भी याद रख लोगे ना तो एग्जाम में तुम्हें घर से अपनी गाड़ी में बिठा के मसूरी ले जाएगा, मुझे बोले आजा भैया तू चल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? इतना ही लिख लो, काफी हो जाएगा। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया सर, हमने काफी डिटेल में कर लिया है। इतने में तो तुम माउंट एवरेस्ट तक टॉप कर जाओगे। सर हम माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं, और मत जाना ऊपर, वहां से नीचे गिरोगे काठमांडू पे। सबको समझ में आया? यस सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, अब हम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ओके, सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन इज रेडी? तो बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप को एग्जीक्यूटिव रिलेशन बोलते हैं। हाँ सर, गलत बोलते हैं, हद हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप को एडमिनिस्ट्रेटिव ही बोला करो, ओके? एग्जीक्यूटिव मत बोला करो, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोला करो, जबकि वो एग्जीक्यूटिव है लेकिन बोला करो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है सर, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो अभी मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। सर प्लीज सर, डायग्राम नहीं सर, प्लीज सर। अरे डायग्राम, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। क्या गाना गा रहे हो सर, क्या हो गया? जहां जहां तक मेरे लेजिस्लेटिव पावर जाएंगे, जहां जहां तक मेरे लेजिस्लेटिव पावर जाएंगे, वहां वहां तक मेरे एग्जीक्यूटिव पावर भी जाएंगे। तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये लाइन याद रहेगी या नहीं? जहां जहां तक माई एग्जीक्यूटिव पावर्स आर को एक्सटेंसिव विद माई लेजिस्लेटिव पावर। सर मेरे को अब पूरी रात सोच रहा था मैं, पूरी रात क्या सोच रहा था कि आप लोगों से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सर आप लोगों ने यूनियन लिस्ट बनाई, स्टेट लिस्ट बनाई, कंकरेंट लिस्ट बनाई, 7 शेड्यूल में डाल दी, लेकिन ये तो केवल लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर है, ये तो केवल लॉ मेकिंग डिवीजन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव डिवीजन ऑफ पावर तो लिखी ही नहीं, भूल गए आप लोग, भूल गए। आपने एग्जीक्यूटिव पावर को डिवाइड ही नहीं किया। ओ तू जहां जहां रहेगा मेरा साया। ओ सबको समझ में आया या नहीं? बाबा साहेब ने एग्जीक्यूटिव डिवीजन करने की जरूरत इसलिए नहीं महसूस की क्योंकि जहां तक मेरी लेजिस्लेटिव पावर जाती है वहां तक मेरी एग्जीक्यूटिव पावर भी जाती है। अगर यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट है तो यहाँ पर अलग से एग्जीक्यूटिव डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वैसी ही डिवीजन यहाँ भी हो गई है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ गया? तो याद कैसे रखोगे? एग्जीक्यूटिव पावर्स आर को एक्सटेंसिव विद लेजिस्लेटिव पावर्स। सबको समझ में आ गया है या नहीं आ गया? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? सर समझ लो सर, पता चल गया। बहुत ही बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। सर डायग्राम नहीं सर, प्लीज सुनो नहीं प्लीज। The context here is 256. 256 ये मेरा जादूगर पाशा है ना, उससे दोस्ती है इसलिए ऐसे करता है। may lead to 356 through 365। लाइन समझ में आएगी या नहीं सर? 256 may lead to 365 which will lead to 356। ये डायग्राम बहुत ही सर अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। इसका मतलब क्या था? मैं बोल रहा हूं 256 कैन लीड टू 365 और 256 कैन डायरेक्टली गो टू 356। इतना याद रखना, ठीक है सर? 256 क्या है? सो 256 तुम्हें ये वैसे लिस्ट याद करने के दिल तो नहीं कर रहा? नहीं सर, थोड़े बहुत देख लेना, ओके? तो तुम्हें 7 शेड्यूल दिखाई देगा, तो 7 शेड्यूल के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 246। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? अरे हाँ सर, जो मैंने तुम्हें बताया 246 में लिखा है लिस्ट नंबर 1 2 3 आंसर। एवरीवन तो यूनियन लिस्ट में 2-3 याद रख लेना, डिफेंस, ओके, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस,
सिटीजनशिप एक्सेट्रा। थोड़े बहुत स्टेटलेस के लिए भी याद रख लेना, ओके, ये भी 7 शेड्यूल में ही है। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, प्रिजन्स, लैंड, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये सब कुछ यहाँ पे याद रख लेना। फिर थोड़ी बहुत कंकरेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, रिमूवल फ्रॉम अनस्टेट, मैरिज, डिवोर्स, ये सब कुछ कंकरेंट लिस्ट होता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आया या नहीं? ओके, तो मैंने क्या बोला था सर? आपने बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया था। आपने बोला था 256 कैन लीड टू 365 और 256 कैन लीड टू 356। 256 है क्या? 256 बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट है, जो भी तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, तुम्हारे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तुम्हारे सरकारी तंत्र जो बैठा हुआ है एट द लेवल ऑफ द स्टेट, उसको इस तरह से काम करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट का कोई ऐसा लॉ जो कि उस स्टेट पर एप्लीकेबल है, उसकी अगेंस्ट ना हो। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर मैं बोलूंगा तो करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने अगर बोला, आप कौन? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, मैं कौन? यूनियन गवर्नमेंट। मेरा एक लॉ ऐसा है, तुम्हें याद होगा आर्टिकल 245 के अनुसार जो पार्लियामेंट्री लॉ है वो स्टेट पर भी एप्लीकेबल हो सकता है। हाँ सर, एग्जांपल सिटीजनशिप। यस सर, सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ पूरे देश पे लग सकता है। यस और नो? और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ओके सर, आप जानबूझ के यहां तो नहीं डायग्राम बना रहे हो? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ओके, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उनको बोलो कि पार्लियामेंट का ये जो लॉ है इसकी अवमानना ना हो, उसका पूरा कंप्लायंस हो। सर नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं बात मानेंगे हम पार्लियामेंट्री लॉ की। बस यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल रहा है सिटीजनशिप वाले इस लॉ को फॉलो करो, यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल रहा है पार्लियामेंट्री लॉ को फॉलो करो, हम नहीं करेंगे। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, करो। कहां लिखा है? 256 में। पर हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो 365 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट साहब को बोल सकती है कि प्रेसिडेंट साहब देखो, ये स्टेट हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को नहीं मान रहा। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लाइन में बोल रहा हूं? इट इज नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। Oh, if it is not working in accordance with the constitution और प्रेसिडेंट साहब को लगे कि ये सुधरने वाले नहीं है, तो इट मे लीड टू 356। 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल। बात समझ में आया या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर तुमने 256 को वायोलेट किया तो हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे 365 में, और 365 की कंप्लेंट अगर प्रेसिडेंट साहब ने मान ली तो हम तुम्हें लगा सकते हैं 356। ऐसा पढ़ते सब्जेक्ट को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्टेट्स हमारे काबू में नहीं रहेंगे। अगर ऐसे नहीं रहेगा तो स्टेट्स में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो इंडिया का यूनियन सरवाइव नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो बाबा साहब ने यही बात बोला था। The first proposition is that generally the authority to execute laws which are related to what is called as concurrent field, whether the law is passed by the central, shall ordinarily apply to the state. In any particular case, the parliament thinks that in passing a law which relates to concurrent field, the execution ought to be retained by central government. Parliament shall have the power to do so. Are you understanding this part? तो सर आप तो खुद ही अपनी मर्जी से बोल रहे हो क्या? Quasi-federal state with a unitary state. बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this part. सुचिस्मिता बोल रही है, सर would you kindly repeat this part? Okay. मैंने आज आपको डेमोक्रेटिकली मौका दिया हुआ है तो आप लोग पूछ सकते हो। पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है,
ओके, पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है, ओके, और वो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन द एंटायर कंट्री. नाउ सपोज आई मेक अ लॉ ऑन द एंटायर कंट्री, then don't you think that the state must implement that law also properly? Yes or no? Yes, sir. But the state government is not implementing that law. Then don't you think that this is going to raise question marks on the stability of the Union of India? Yes. This is what Article 256 is saying. That the state executive is obliged to ensure compliance with the laws made by the parliament, or any existing laws which apply in that state. So अगर जिसे आप लोग बोलते हैं अराजकता हो जाती है, क्या वर्ड यूज बोलते हैं, बड़े कॉमनली बोलते हैं अराजकता, chaos, anarchy. Are you understanding this part? When the state executive or the state government is not able to follow laws, state governments or the state executive is not able to implement laws, then arajakta ho jati hai. Then we say that there is a violation of Article 256, which central government can complain under Article 365, and if the president accepts it, then the president's rule can be implemented in that part, which is called as Article 356. Everyone is clear with this or not? आज डेमोक्रेसी का बड़ा दिन है, आज मैंने दूसरी बार रिपीट किया, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोविजन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? थैंक यू मुस्कान, गॉड ब्लेस यू. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया. एवरीवन इज क्लियर? सर अब मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, अब इसको सुनो. अब ये तो हो गया 256 में. ओके, 256 में क्या था? ध्यान से सुना. स्टेट एग्जीक्यूटिव मस्ट इंप्लीमेंट लॉज. मैंने क्या बोला? मस्ट इंप्लीमेंट लॉज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? मस्ट इंप्लीमेंट लॉज. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ आया? तो मस्ट इंप्लीमेंट लॉज. एवरीवन हैज अंडरस्टूड? यस और नो? बहुत बढ़िया. सो ये 256. वैसे मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि मेरे पढ़ाने के तरीके से लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफी हद तक दुखी हो गई. ये लोग काफी दुखी हो गए मेरे पढ़ाने से. क्यों? क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इतना डिटेल में पढ़ा देता हूं, फिर लोगों को कोई डाउट रहता नहीं, और जब डाउट रहता नहीं तो वो पुराने ख्यालों से फिर उनका इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट नहीं होता, फिर उनको मजबूरी में पूछना पड़ जाता है, सर इज इट अंडर जुडिशियल रिव्यू? मतलब चिल्ला के सर, मतलब मैंने कुतुब मीनार से चिल्ला के बोला एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. लेकिन सर ऐसे तो सर फिर हम कुछ पूछ नहीं पाएंगे ना सर. कुछ तो पूछना पड़ेगा ना सर, हमको कुछ तो पूछना पड़ेगा ना सर, मतलब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सर. और अच्छा लगता है सर, स्टाइलिश लगता है. घर वाले भी पूछते हैं कि बेटा तूने कुछ पूछा कि नहीं पूछा सर? ओके, हाँ फीस दी है, कुछ तो पूछेंगे, क्योंकि बाकी सब में तो आपने कसर छोड़ी नहीं ना सर. हाँ, सो कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ता है ना सर. ठीक है सर. पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो. बोरिंग कंटिन्यूस, बोरिंग कंटिन्यूस, बोरिंग कंटिन्यूस, बोरिंग कंटिन्यूस, बोरिंग कंटिन्यूस स्टडी ही पास करवाएगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जिस रूम में मैं बैठ के क्लास ले रहा हूं ना बेटा, इस टाइम कभी कभी 12-12 घंटे हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं एक बुक लेकर, एक जजमेंट लेकर उसके सारे वर्ड्स को इंटरप्रेट करके पढ़ रहा होता. तब वो 12 घंटे की, 15 घंटे की पढ़ाई के बाद 30 सेकंड की आर्ग्यूमेंट होती है. ओके, उसी से पैसा आता है, उसी से नाम होता है, उसी से शोबाजी होती है, उसी से कॉन्फिडेंस आता है, उसी से गाड़ियां आती है, उसी से घर बनते हैं. लेकिन ये 30 सेकंड आएंगे नहीं जब तक बोरिंग कंटिन्यूस काम नहीं होगा. बात समझ में आए? अभी ग्लैमर ढूंढोगे ना, अभी लाइमलाइट में आने की कोशिश करोगे ना इधर, ये कभी आएगा ही नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मुझे इंप्रेस मत करो, तुम्हारे आजू बाजू वालों को इंप्रेस मत करो. बोरिंग कंटिन्यूस पढ़ाई करो. भगवान करे तुम्हें इस टाइम कोई ना देखे, भगवान करे इस टाइम कोई देखने वाला ही ना हो, कोई तुम्हारा स्ट्रगल देखे ही ना. दरवाजे बंद करो, मुंह पे कपड़ा डालो,
और कंबल ओढ़ के पढ़ो। आई यू अंडरस्टैंड? कोई ना देखे, किसी को कानों कान खबर ना हो कि तुम मेहनत कर रहे हो, नजर लग जाती है। फिर ये आएगा धमाकेदार एंट्री। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मैंने बहुत सारे धमाकेदार एंट्री वाले आईएएस ऑफिसर्स को पढ़ाया है जो आज अपनी अपनी पोजीशन में बहुत आए। मैंने उन लोगों को तब भी पढ़ाया है जब वो लोग फटी हुई चप्पल में बैठकर हमारी क्लासेस में पढ़ते थे। मैंने उनको तब भी पढ़ाया हुआ है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो एक ही टी शर्ट वाला लड़का भी मेरे को याद है जिसने एक साल एक ही टी शर्ट पहनी। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो वो पढ़ो मेरे बच्चे, वो पढ़ो, मेहनत करो। इस टाइम पे कुछ भी मत करो। आई यू अंडरस्टैंड? कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस टाइम पे तो फटे हुए कपड़े पहनो, टूटी हुई चप्पल पहनो, मुंह पे कंबल डालो और बोरिंग कंटिन्यूस पढ़ाई करो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तब आएगी धमाकेदार एंट्री और डिंग डिंग दड़म 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 दड़म। मैंने एक वीडियो बनाया, देखना, वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया मैंने धमाकेदार एंट्री पर। आएगा, बड़ा मजा आएगा तुमको। तो वो यूट्यूब वाला वीडियो देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। अब मैंने बता दिया 256। प्लीज ध्यान से सुनो, ओके? और कृपा करके अपने ऊपर कृपा करो। अगर तो तुमने इस एग्जाम को पास करना है, प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। प्रीवियस वीडियोस को 6, 7, 10, 20, 50 बार देखो, तब जाके तुम इस एग्जाम को पास होने वाली पोजीशन पे होंगे। वरना जो किया है वो भी वेस्ट है। मेरे पापा हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, मेरे पापा आर्मी बैकग्राउंड से, हमारे पूरे खानदान आर्मी बैकग्राउंड से, तो मेरे पापा बोलते थे, इधर मेरे पापा मेरे को लेकर गए हाइकिंग पे और वहां पर मुझे एक सांप देखा है, सांप। ओके, बोला सांप है। मैंने कहा पापा ये क्यों दिखाने की चीज है? बोले बेटा दिखता है सांप है। मैंने कहा पापा डस लेगा। पापा ने बोला जोर से पकड़ ले। मैंने कहा व्हाट? बोला बेटा जोर से पकड़ना। तो मैंने कहा पापा ऐसे करो, आप ही पकड़ के दिखा दो। तो मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो पापा सेड कीवर्ड इज नॉट पकड़ लेना, कीवर्ड इज जोर से पकड़ लेना। आई यू अंडरस्टैंड? अगर तूने हल्के से पकड़ा तो वो तेरे को खा जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है या नहीं? वो तेरे को डस लेगा। जब भी कुछ काम करो पूरा करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? पकड़ना तो जोर से पकड़ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं तो भाग लो। आर यू अंडरस्टैंड? भजल भैया मैं तो भाग गया, मैं तो दिखाई नहीं। उसके बाद मैं वहां से भागना शुरू हुआ, सीधा दिल्ली जाके रुका, मैं तो दिखाई ही नहीं। मैंने कहा पापा छोड़ो ऐसे, ये सब मुंह माया के जाल से मैं बाहर निकलूं। मेरे को ना जोर से पकड़ना है ना धीरे पकड़ना। मैंने पकड़ना ही नहीं, मैं जा लिया। ओके बाय बाय, मैं जा रहा, मेरे से नहीं होता ये सब चीजें। तो फिर पापा ने उसी टाइम फैसला कर लिया था, ये लड़का आर्मी में नहीं जाएगा। आई यू अंडरस्टैंड? मैंने कहा ठीक है पापा, मैं नहीं जाता आर्मी में, मेरे को तो सांप आ गया, मैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाऊंगा। ओके, समझ में आया नहीं? ऑलराइट, सो ये अपने से नहीं होता। सो मेरा सिंपल सी बात है, दिस इज अ बिग चैलेंज। इसको टच करके मत निकल जाना। यूपीएससी को जो टच करके चले जाता ना, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई नहीं करना बाबा। मेरा डीएनए का आखिरी एटम भी है ना भाई, वो भी लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आया नहीं? स्वाहा होगा। क्या होगा? स्वाहा होगा। जब हवन होता है ना बेटा, तो सारी सामग्री एक साथ डाली जाती है, स्वाहा किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा डाल के बाकी लिया नहीं जाता, सब कुछ डाला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब कुछ दे दिया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Everyone has understood. स्वाहा किया जाएगा। Everyone has understood. So at this point, so ये तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा हवन है। Okay, go for it. Are you understanding? टाइम ही नहीं मिलना मांगता है तुम्हें। Okay, तुम्हें स्वाहा होना है। Are you understanding? तब मिलेगा तथास्तु। Are you understanding? 256 तब यूटिलाइज किया जाता है जब स्टेट एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कि लॉ को इंप्लीमेंट करो। किसको इंप्लीमेंट करो? लॉ को इंप्लीमेंट करो। ओके, कुछ मामलों में स्टेट को बोला जाता है कि जो भी मामले नेशनल लेवल से है, किसके लेवल से? नेशनल इंपॉर्टेंस के है, उसमें जो कुछ भी यूनियन बोले, जो भी ऑर्डर दे, जो भी डायरेक्शन दे, उसको मान जाना। जैसे 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 द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised so that it is not against, it does not prejudice the exercise of executive power of the union. कौन से मामलों में? उन मामलों में जहां पर नेशनल इंपॉर्टेंस है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेशनल इंपॉर्टेंस, मिलिट्री इंपॉर्टेंस, नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज। इस मामलों में स्टेट को बोला जाता है चुपचाप से जो हम बोल रहे हैं वो करने दो, including the protection of railways within the state. When it comes to the nation as a whole, it is the union executive power which will dominate over state executive power. बात समझ में आई या नहीं आई? Are you understanding? तो कल पाकिस्तान पे अटैक करना है, क्या बात करो?
पंजाब की सरकार को बोला जाए, हिमाचल की सरकार को बोला जाए, कश्मीर की सरकार को बोला जाए, राजस्थान की सरकार को बोला जाए, सारी सड़कें खाली चाहिए। क्यों? इंडियन आर्मी के वेपन्स बॉर्डर पे पहुंचना है। पंजाब गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती, राजस्थान गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती, अब यूनियन बोलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज दीज आर सर्टन केसेस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब होगा थ्रू द गवर्नर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे द गवर्नर इज द वन जो कि यूनियन की ये सारे काम करवाएंगे। सो यूनियन गवर्नर के थ्रू ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करवाएंगे। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 258 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा है? Everyone has understood this part or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone. सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो आप सब कुछ पढ़ा रहे हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी नहीं, एज एन इंडिविजुअल को क्या फर्क पड़ता है? ये तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई है। फेडरलिज्म से मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा। क्यों? तुम गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में तुमने एफिडेविट साइन किया है, एफिडेविट साइन कर दिया, जुडिशियल डॉक्यूमेंट, सरकारी रिकॉर्ड ले लिया, हाँ सर, हाई कोर्ट की कोई जजमेंट ले उठा ली, हाँ सर, फिर तुम गए यूपी। कहां गए सर? यूपी। यूपी में बोला अरे यूपी मेरा काम था, देखो मैंने ना महाराष्ट्र में एफिडेविट बनवा लिया था, प्लीज मेरा ये काम कर दो। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स मैंने महाराष्ट्र से उठाए है, ओके मेरा काम कर दो। हाई कोर्ट की जजमेंट मैंने तो वहां से उठाई थी, वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये काम कर दो। यूपी ने क्या बोला? यूपी ने बोला देख भाई वो एफिडेविट महाराष्ट्र का है, वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड तू महाराष्ट्र से लेकर आया, अपने को नहीं जानता, तू यहां पर हमारे अनुसार एफिडेविट बना, तू हमें वो सब चीजें कुछ नहीं माननी। वी डोंट एक्सेप्ट इट, वी डोंट हैव एनी फेथ, वी डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। नहीं सर, नहीं नहीं सर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, गुलसिता हमारा। क्यों? ये सारे स्टेट्स इंडिया के, और हमारे लिए फेडरलिज्म की स्पिरिट ये है दैट हम एक दूसरे के एफिडेविट्स, एक दूसरे के गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, एक दूसरे की हाई कोर्ट जजमेंट्स को पूरी इज्जत दे। क्या बात कर रहे हो सर? फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी। आर्टिकल 261 के अनुसार सारे पब्लिक एक्ट्स, सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स, सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी मिलेगा पूरे के पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, इंक्लूडिंग द फाइनल जजमेंट्स और द ऑर्डर्स पास बाय द सिविल कोर्ट्स। वोला, तभी एज एन इंडिविजुअल, तभी एज एन इंडिविजुअल मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म साबित होगा। बात समझ में आए या नहीं समझ में आए? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? सबको पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं इस टाइम टच कर देता हूं, लेकिन जब जुडिशरी करेंगे तो हम उसको दोबारा पढ़ लेंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बड़ा अलग है, which is coming under article 262 of the constitution। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है। विचित्र स्थिति ये है कि जब इंडिया डिवाइड हुआ, जब इंडिया बना इनटू स्टेट्स, तो सबको तो डिवाइड हो गया सर, लेकिन नदियों को नहीं मालूम था कि वो डिवाइड हो रहे हो। हाँ सर, नदियों को थोड़ा मालूम था कर्नाटक बनेगा, तमिलनाडु बनेगा, केरला बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नदियां तो अपनी मर्जी से चल रही थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब प्रॉब्लम ये है कि इनके वाटर को कैसे डिवाइड किया जाए। हाँ सर, ये तो एक स्टेट में नहीं है, ये तो इंटर स्टेट रिवर्स है, और इन्हीं प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमने बनाया आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंटर स्टेट रिवर्स में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, इंटर स्टेट, तो आई होप तुम समझ रहे हो, जैसे कावेरी नदी की बात है, इंटर स्टेट रिवर्स की हमें अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो पार्लियामेंट बाय लॉ एक ट्रिब्यूनल बनाएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ एक ट्रिब्यूनल बनाएगा, और वो जो ट्रिब्यूनल होगा वो इन स्टेट्स के बीच में, वो इन स्टेट्स के बीच में, वो इन स्टेट्स के बीच में समझौते या कंसेंसस से फैसला करवाएंगे। सर कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट फैसला करेंगे? नहीं, कोर्ट फैसला नहीं करेगा। ये पहली बार ऐसा लिखा हुआ है
that the parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such matter. Sir, everything in India is under judicial review. कुठे गेला? आपने बोला था नादान परिंदे, लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते, लॉ में पर्यायवाची नहीं होते. यहां कहीं नहीं लिखा कि दे कैन नॉट एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू. ये बोल रहे हैं यू कैन नॉट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन. मतलब पहले तुम इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल बना लो. अच्छा, कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल बना लो. अच्छा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला सबको बिठा लो. तब तक हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. लेकिन अगर तुम्हें यह फैसला नहीं पसंद आया, अगर तुम्हें यह फैसला नहीं पसंद आया, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तो हमारे दरवाजे खुले, हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे. बात समझ में आया या नहीं? एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू. सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this part. सबको समझ में आया या नहीं? So interstate water tribunal is also not against the concept of judicial review. Everyone has understood this one. So I think we have explained this part. कल हम एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर देंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसमें 10 मिनट लगेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस. Everyone is clear with this or not? इसको रिवाइज कर लो, ये टॉपिक्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है. God bless and जय हिंद.